हमारे शरीर के कई हिस्से आज भी उसी प्रकार कई खूबियों को लिए हुए हैं जो अरबों साल पहले हमारे पूर्वजों में समुद्र के जीवन में पैदा हुए होंगे। ये मनुष्य के शरीर का 24 दिन का माता के गर्भ में भ्रूण है और हमारे सर के पास ये ब्लू कलर के गिल स्लिट्स हैं जिनको फ्रिंगल पाउचेस भी कहते हैं। हैरानी की बात यह है कि मछली के अविकसित बच्चों में भी ऐसे गिल स्लिट्स होते हैं जो आगे जाकर मछली के गलफड़ों में बदल जाते हैं, जबकि इंसानों में ये चेहरे, कान और जबड़े का हिस्सा बन जाते हैं। इसी तरह इंसान के बच्चे में 5वें या 6ठे हफ्ते में आकर एक पूंछ भी विकसित होती है जो उस समय हमारी रीढ़ का हिस्सा होती है, लेकिन आगे चलकर यह रीढ़ के निचले हिस्से में बदल जाती है। इसके अलावा फॉसिल्स की स्टडी और बाकी जानकारियों से हमें ये पता चलता है कि हम जिंदगी के उस पेड़ की एक छोटी सी शाख हैं जिसमें जीवन कई करोड़ों अलग अलग रूपों से होकर विकसित हुआ है। मगर इन सब के बीच में एक और सवाल विकसित होता है कि शुरुआत में जीवन सबसे पहले पानी के बीच में ही क्यों पैदा हुआ। आइए इसको जानने के लिए धरती के इतिहास की एक और परत खोलते हैं। आज से लगभग 3.8 अरब साल पहले इस समय धरती का माहौल बिल्कुल कठोर था। ऑक्सीजन का कोई नामो निशान नहीं था और साथ ही में एटमॉस्फेयर भी बिल्कुल पतला था। सूर्य की घातक किरणों से बचाने के लिए ओजोन जैसी लेयर भी मौजूद नहीं थी। जीवन के लिए खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरण बिना किसी रोक टोक के हमारे प्लेनेट पर आती थी। धरती का संपूर्ण माहौल जीवन जीने के लिए अनुकूल बिल्कुल भी नहीं था। धरती पर गिरती हुई उल्काओं और धरती से निकलने वाली ज्वालामुखियों ने इसको कठोर कर दिया। धरती के माहौल के मद्देनजर देखें तो समुद्र में जो माहौल था वो जीने के लिए काफी अनुकूल था। पानी के इस महफूज माहौल में पहली बार जीवन पनपा। हालांकि इस माहौल में सबसे पहले किस रूप में जीवन पनपा इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। कहा जाता है कि उस समय भी एक साथ मिलकर जिंदगी को पैदा करने वाले छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पानी में मौजूद थे जिनसे सिंगल सेल के जीव पैदा हुए होंगे। लेकिन धरती पर सबसे पहले पैदा हुए जीवन को समझना शायद इतना आसान नहीं। इसे एक लाइन में समझाना तो शायद नामुमकिन है। जीवन धरती पर कैसे आया, इस बात को समझने के लिए ज्ञान के दूसरे पहलू पर भी नजर मार लेनी चाहिए और कई सवालों पर गौर करना होगा। जैसे कि एक जिंदा प्राणी क्या है, कौन सी जरूरी खूबियां ये तय करती कोई चीज जिंदा है या नहीं, क्योंकि धरती पर कई चीजें ऐसी हैं जिनकी खूबियां काफी हमसे मिलती जुलती हैं मगर फिर भी वो जिंदा नहीं। जैसे कि बादल हमारी तरह एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, हमारी तरह अपने आकार को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि बादल में कोई जिंदगी नहीं है, यानी कि बादल हमारी तरह जिंदा नहीं है। ये एक उदाहरण नहीं है, ऐसी बहुत सारी उदाहरणें हैं। और ये सिंगल और डबल सेल लाइफ क्या है, इनमें ऐसा क्या है जो इनको जिंदा प्राणी बना देता है। लाइफ की अगर बात करें तो हम सब जिंदा प्राणियों को दो तरह की खूबियों के कारण अलग अलग कर सकते हैं। पहले जो सिंगल सेल से बने हैं और दूसरे जो कई सेलों से मिलकर बने हुए हैं। हम खुद खरबों सेल्स के मिलने के बाद बने हुए हैं। हमारे शरीर के ये सेल्स इतने ज्यादा छोटे हैं कि 10,000 सेल्स एक पेन की नोक पर फिट हो सकते हैं। आसानी से समझा जाए तो बहुत छोटे सेल्स मिलकर एक छोटे टिश्यू को बनाते हैं। टिश्यूज की परतें आपस में मिलकर हमारी बॉडी के किसी खास पार्ट को बनाते हैं, जैसे कि दिल, फेफड़े, किडनियां, स्किन, और ये सारे आपस में मिलकर एक ढांचे को तैयार करते हैं। तो वो जिंदा प्राणी जानवर या इंसान के रूप में पैदा होता है। वो ही सिंगल सेल के प्राणियों के लिए वो एक ही सेल उनकी पहचान के लिए काफी है। हालांकि ये सेल माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देखे जा सकते, मगर फिर भी ये अपने आप में जीवन का सबसे छोटा रूप है, यानी इन्हें हम लाइफ कह सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनको भी हम सबसे छोटे सेल्स नहीं कह सकते। इनके अंदर भी इनके छोटे छोटे रूप मौजूद हैं। इनका काम आपस में बटा हुआ इनकी साझी गतिविधियों से मिलकर बनता है एक सेल। आइए अब जानते हैं कि इन सेल के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं तो आपस में मिलकर एक लाइफ को जन्म देती हैं। उदाहरण के लिए हमारी बॉडी के एक सेल को ले लेते हैं। सबसे पहले आती है इनकी परत,
जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये सेल में झिल्ली का काम करती है, जिसको हम सेल की स्किन भी कह सकते हैं। ये कोई आम झिल्ली नहीं है, ये पोषक तत्वों को पहचान कर इन्हें अंदर जाने देती है, मगर जिन तत्वों से इसको खतरा है ये उनको रास्ते में ही ब्लॉक कर देती है, यानी कि अंदर जाने नहीं देती। इसके अलावा ये सेल के अंदर वेस्ट को भी बाहर जाने देती है। इसके बाद आता है सेल के अंदर भरा हुआ लिक्विड, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ऐसा नहीं है कि सेल के अंदर केवल लिक्विड ही भरा है, बल्कि इसके कुछ अंग ऐसे हैं जो कुछ जरूरी कामों को अंजाम देते हैं। इसके स्पेशल पार्ट कुछ खास तत्वों को बनाते हैं, जैसे कि प्रोटीन, और प्रोटीन को यूज करके ही सेल्स अपने ज्यादातर केमिकल प्रोसेस को अंजाम देते हैं। इसके कुछ जरूरी तरह के हिस्से पानी के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को ऐसे मटेरियल में बदलते हैं जो सेल की एनर्जी और ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। इसके बनाए हुए पोषक तत्व खास तरह की ट्यूब की मदद से ट्रांसफर किए जाते हैं, यानी हमारे शरीर में मौजूद सेल्स के अंदर अपना एक सिस्टम है जो हमारे द्वारा खाए गए खाने से जरूरी चीजों को लेकर लगातार ग्रोथ करते रहते हैं। और आखिर में आता है न्यूक्लियस, जिसको हम सेल्स का ब्रेन भी कहते हैं। सेल के बीचों बीच मौजूद ये न्यूक्लियस सेल के कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है। ये सेल की ग्रोथ की देखभाल करता है और साथ ही इसका ये भी काम है कि सेल डिवाइड होकर अपने ही जैसे सेल्स को जन्म दें। लेकिन सेल्स अपने आप में इन हिस्सों के बिना जीवित नहीं रह सकता। खुद को जिंदा रखने के लिए जरूरी चीजों को सेल इन हिस्सों के जरिए बनाता है और ये सभी हिस्से मिलकर एक सेल्स बनाते हैं। और यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है कि सेल जो जिंदगी का सबसे छोटा पार्ट है और विज्ञान जिसको जिंदा मानता है, वो भी अपने अंदर ऐसे जरूरी हिस्से लिए हुए हैं जो इसके लिए काम करते हैं। क्या सेल को छोड़ के उसके अंदर मौजूद छोटे छोटे हिस्से क्या जीवित हैं? अगर हम एक सेल के अंदर से इसको बाहर कर दें तो क्या वो जिंदा रहेगा? क्या न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म ये खुद में ही जिंदा हैं? तो इसका जवाब है नहीं। सारे हिस्से मिलकर एक सेल को बनाते हैं। सेल अपने आप में इन सब के साथ जिंदा कहा जा सकता है, लेकिन अगर देखें तो अकेले इन हिस्सों की अपनी कोई जिंदगी नहीं है। ये साथ मिलकर ही एक लाइफ के रूप में पहचाने जाते हैं। इनका खुद का अकेले का कोई वजूद नहीं है। लेकिन ये डीपली बातें क्यों की जा रही हैं, इनका जवाब भी आपको जल्दी ही मिलेगा, क्योंकि साइंटिफिक तौर पर असल में जिंदगी क्या है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तभी हम इसके गहरे रहस्यों से पर्दा उठा पाएंगे। मगर आइए अब इन सेल्स को और गहरे से जांच करते हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है। अगर आपको लगता है कि ये छोटे से छोटे पार्ट होंगे सेल्स के, मगर नहीं। सेल के अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और बाकी दूसरे हिस्से कुदरत में मौजूद दूसरे तत्वों से मिलकर बनते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। क्या ये माइक्रोमोलिक्यूल से सबसे छोटी इकाई है? लेकिन नहीं, इनका निर्माण भी इन जैसे बहुत सारे छोटे कणों को मिलकर हुआ है। उदाहरण के लिए प्रोटीन को ले लेते हैं। प्रोटीन हमारे सेल्स की ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी है, मगर ये आखिर बना किससे है? प्रोटीन को तोड़ने से इनमें से हमें लाखों, हजारों अमीनो एसिड्स मिलते हैं। ये अमीनो एसिड आपस में एक खास विधि से जुड़कर किसी खास तरह के प्रोटीन को बनाते हैं। हैरानी की बात यह है कि 20 तरह के अमीनो एसिड आपस में मिलकर हजारों तरह के पैटर्न बनाकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्या ये अमीनो एसिड ही है हमारी बॉडी के सबसे छोटी यूनिट? इसका जवाब है जी नहीं। सभी तरह के माइक्रोमोलिक्यूल्स साइज में इनसे भी छोटी यूनिट से मिलके बने हैं। आपने एटम के बारे में तो जरूर सुना होगा। किसी भी जिंदा प्राणी का शरीर अलग अलग हिस्सों से मिलकर बना है, जैसे कि दिल, दिमाग, फेफड़े एक्सेट्रा। ये सभी अंग टिश्यू की परतों से मिलकर बने हुए हैं और ये टिश्यू बने हैं छोटे छोटे सेल्स के मिलने से। और सेल्स का निर्माण होता है प्रोटीन जैसे एलिमेंट से, और प्रोटीन बना है अमीनो एसिड जैसे माइक्रोमोलिक्यूल से, और माइक्रोमोलिक्यूल्स बने हैं अलग अलग तरह के एटम के एक साथ जुड़ने से। लाइफ का ये कॉम्बिनेशन अपने आप में पेचीदा है, जिसको हम मोटे मोटे तौर पर जानकर हटे हैं। इस मुश्किल कड़ी को सुलझाने से ये तो पता चल जाता है कि जिंदगी आखिर किन कणों के मिलने से बनी है, लेकिन इससे एक बात पता नहीं चलती कि धरती पर जीवन असल में कब शुरू हुआ और सबसे पहले कैसे पैदा हुआ होगा, क्योंकि किसी एक प्राणी को जीवन देने के लिए भी किसी दूसरे जीवित प्राणी की जरूरत होती है। तो सोचने वाली बात यही है कि सबसे पहले जिंदा प्राणी धरती पर कहाँ से आया होगा? क्या साइंस के पास भी है इस बात का जवाब कि सबसे पहले जीवन कहाँ से आया और कौन था जन्म देने वाला जीव को?
लेकिन इस विषय पर अभी तक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। लेकिन दुनिया के वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस बात को खोजने के लिए कि पता चल सके कि धरती का पहला जीवन किससे शुरुआत हुआ।